तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कचरा संग्रह और उसका निपटारा कैसे करें। हम अपने घरों, विद्यालय, दुकानों, कार्यालय से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट आदि के रैपर होते हैं, पैकिंग की ये सभी वस्तु कचरे में फेंक दी जाती है। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। मूंगफली खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं, या कहीं स्याही फैल गई तो पेज फाड़ कर उसको फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों और आसपास ये कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? तो ये कूड़ा कहाँ जाता है, इसका क्या होता है, क्या यह संभव है कि सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थ में बदल जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? तो इसके लिए हम एक कचरे का निपटान ये एक करके देखते हैं। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्रित करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं वहां ले जाते हैं। उन क्षेत्रों को भ्राव क्षेत्र कहते हैं। वह कचरे को सुबह का जिसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयोग करते हैं। उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाले कचरे से पृथक करते हैं। पहले क्या करते हैं कि जिसको रीयूज किया जा सकता है उससे बिना यूज वाले को अलग किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं, फिर इसे भ्राव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते थे। जब यह भ्राव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तो प्राइस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस तरह पर कोई भ्रमण निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भ्राव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या है कि घर का जो कूड़ा होता है उसको फेंकने से पहले किस स्थान पर एकत्रित करते हैं। अब रसोई घर का कचरा है, जैसे फल सब्जी के छिलके आदि। दूसरे हैं कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन आदि। अब हम सभी कचरों को अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि ABCD इनके ऊपर कर लेंगे। सबको अलग अलग थैलियों में डालेंगे, सबको अलग अलग थैली पर ABCD अंकित कर देंगे। प्लास्टिक की 2 प्रत्येक थैलियों में और इनके मुँह कसकर बांधेंगे, ठीक है। और मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर उन्हें मिट्टी से ढक देंगे। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में परिवर्तन को देखें। कचरे का काला हो जाना उसे कोई दुर्गंध नहीं है, दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विलयन हो गया है। इसे पुणे में मिट्टी में ढक देंगे। फिर हम कुछ दिनों बाद नोट करेंगे कि पूर्णतः विकलित है, उसमें दुर्गंध नहीं आती, आंशिक रूप से विकलित है, लगभग पूर्णतः विकलित है। किस डेयरी का कचरा विकलन हुआ और किसका नहीं हुआ। तो इस तरह हमें उसकी एक सारणी बना लेंगे। यदि कचरा पूर्णतः विकलित हो गया हो, उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही, तो उसे मृदा में मिला देंगे, जिससे आपकी पसंद के पौधे उगाते हैं। अभी तो हमने देखा कि कचरे की कुछ चीजें विलगित होती है जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विकलित और खाद में परिवर्तित होने की क्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों, नगरों, नगर पालिकाओं 2 प्रकार के कचरों को एकत्रित करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान रखती है, हरा और नीला रखती है ना। नीले कूड़ेदान में पुनः प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच आदि। और जो क्या आपने ध्यान दिया कि वही पदार्थ जो कूड़े के ढेर में विलगित नहीं हुए। हर एक कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पदार्थ तथा जंतु अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए होते हैं। अब मतलब कि आप ये समझ गए होंगे कि हमें हमेशा कूड़ा अलग अलग डालना चाहिए। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरों के ढेर देखे? पौधा इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे पदार्थों को जलाते रहे हैं। इन्हें जलाने से क्या हानिकारक गैस और धुआं उत्पन्न होता है। इस इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली वजह द्वारा नष्ट नोट के कुछ फ्रैक्शन व विचार इस प्रकार हैं। अब है वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं भी अपने उनके बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना है कि लाल केंचू की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो कचरा हमने इकट्ठा किया उसमें हम केंचुए ला के डाल दे तो वो क्या करेंगे, उसको कंपोस्ट बना देंगे। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैदान में एक गड्ढा खोदे, उसमें लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखे जो न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा हो। ऐसे स्थान के बारे में क्या विचार है? अब गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा देंगे।
अब विकल्प के रूप में तली में रेत की 1-2 सेंटीमीटर मोटी मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जी और फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। अब 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। ठीक है। आप अपने नोटबुक के बेकार गत्ते को भी काट कर भी बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज का व कार्टून का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अथवा तार की जाली भी नहीं लेनी चाहिए। तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछा सकते हैं। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नरम बनाएं, इसमें मॉइस्चर हो, जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दें ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु व नमी बने। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने पत्तियां तथा खेत व बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा सूत्र है। नमक, अचार, तेल, सिरका निर्मित पदार्थों को इनको नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, केंचुए मर जाएंगे। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उनके रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगे। कुछ दिनों के अंदर गड्ढे धीरे धीरे मिलाते रहे तथा इसकी ऊपरी सतह में हिलाते रहे। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गीचड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में सहायता करती है। यदि आप अंडे के छिलके या समुद्री पंख छिप्पी का चूरा आहार कर मिलाते हुए बस आहार के साथ कृमि के गीजड़ में पहुंच जाते हैं और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करते हैं। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकते हैं। अब लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप केंचुए को भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास में उनकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर गड्ढे को सावधानी से देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या देखेंगे कि इस गड्ढे के किनारे पर आहार के कुछ अपशिष्ट डालेंगे। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़ गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित और दूसरे भाग से खाद को निकाल कुछ घंटों तक इसे धूप में इसका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। यानी कि हमने एक सिंपल वे में कचरे का क्या किया, वर्मी कंपोस्ट बना दिया। गड्ढे के इस बचे भाग में ये अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा उन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को क्या आप अपने गमलों बगीचों में डाल सकते हैं? क्या ये अपशिष्ट में से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? इससे आपके बहुत से धन की बचत भी हो जाएगी और इसका खाद में भी यूज हो जाएगा। अब सोचो और फिर फेंको। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता होगा? अपने घर का कचरा एकत्रित करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें डालते रहिए। कितने दिनों ये बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं? यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या पता लगे तो आप कितने गुना कचरे को इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह हम ये पता लगा लेते हैं कि कचरे से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए जाते हैं। अब क्या है, ये जो एक कहानी सी है कि एक बार अपना नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के गया। वहां पर वह अपने मौसेरे भाई श्यामा द्वारा बनाई गई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पुराने चार्टों में फाइल बनाई, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्ड, फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियां। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाड़ी लुगदी लेप रही थी। नानी ये क्या करी है? ये कागज की लुगदी, इससे लेप से मैंने चिकनी मिट्टी व कागज से तैयार किया है। इसमें मैंने बहुत कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। पर इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है? नानी ने उत्तर दी, इसे पक्की और टिकाऊ बना। क्या तुम मुझे सीख? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी, वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। शाम ने नानू को दोबारा वायुयान बनाने में उपयोग किए सभी कागज एकत्रित किया। वह सोच रहा थी नानू के साथ क्या व्यवहार किया। वह किसी भी कोई बात नहीं सुनता। कुछ दिन बाद नानू का जन्मदिन आया। शाम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले, बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उन्हें दुकानदार से उन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज की थैली थमा दी। नानू ने बहुत सी चीजें जैसे टॉफियां, बिस्कुट भी खरीदे। इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल है, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा। तब उसने उनकी बात न मानने का दुखा किसी के बारे में अपने सामान को लेकर घर पहुंचा। नानू के मित्रों के जन्मदिन की और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया।
उसके सभी मित्र नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हेड बनाए। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार दी, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। ये नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके लिए सभी मित्र फोटो साथ घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित हुआ और वे सब अपने उपहार देखने लगा फटाफट। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त हुई, नानू वापस घर आ गया। उसका शहर शाम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ व साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे, परंतु अब उसे इसने कचरा बीन बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक बहुत चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास व दूसरे स्थानों पर बच्चों से कचरा बीनते देखा हो। वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके पता लगे कि ये इस कचरे का क्या करते हैं। यानी कि ये एक स्टोरी थी जिससे आपको बताया गया था कि कैसे कोई कचरे से कुछ भी बना सकता है। कागज है जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं, उससे भी आप यूजफुल अपने उपयोगी चीजें बना सकते हैं। अब कहे कागज का पुनर्चक्रण। इसके लिए आपके पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन आदि चाहिए। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी तथा टब में भरकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्रों के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ न सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां अथवा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला पुनर्चक्रण का आकर्षण कागज बना सकते हैं। अब प्लास्टिक है जो वरदान है या अभिशाप, क्योंकि प्लास्टिक के थैली के बिना या प्लास्टिक के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो क्या ये वरदान है या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जबकि कुछ का नहीं किया जा सकता। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन सा लगता है। खिलौने, जूते, थैले, पेन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, प्लास्टिक का उपयोग स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अत्यधिक प्रयोग होता है तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। यदि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर हो सकता है कि हम इसके उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहे। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करके पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियां खाने की वस्तु को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए हुए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अभी ये चाय के कप हैं, ये जो भी प्लास्टिक के यूज होते हैं उनका बंद कर दिया सरकार ने, पर फिर भी दुनिया उसको यूज कर रही है, जानती है, फिर भी वो अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिससे इसे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा कि प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, और जो ये गैस से होती है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब आते हैं तो इन थैलियों को खा जाते हैं, जिससे कि वो मर जाते हैं। अब प्लास्टिक के अति उपयोग को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम प्रयोग लेंगे जिसके इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके, या दुकानदार से कागज के थैलों का प्रयोग करने के लिए आग्रह करेंगे, और घर से हम अपना कपड़े का जूट का थैला लेके जाएंगे। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। और क्या है, हम प्लास्टिक की थैलियों अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी नहीं जलाएंगे। हम कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में नहीं भरेंगे। हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करेंगे। हम कागज पुनर्चक्रित करेंगे।
हम कागज़ के दोनों ओर लिखेंगे। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ को रफ काम में यूज करेंगे। हम अपने परिवार, मित्र, अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार हम कागज को बहुत अधिक बचा सकते हैं, जिससे कि आगे की जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें चारों ओर कचरे को बढ़ती मात्रा के निपटान के लिए और भी उपाय खोजने पड़ेंगे। ओके, थैंक